समाजशास्त्र के सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, मित्रों, हम अपना सुपरिचय एक आपको दे रहे हैं। हमारा नाम सत्यप्रकाश पांडे है। हम अनन्या अकादमी में विगत 14 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए छात्र अनेक सरकारी विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अनेक विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में भी अध्यापन कार्य कर रहे हैं। मित्रों, ये हमारा एक सूक्ष्म परिचय था। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं जो आज से आपका समाजशास्त्र का नया बैच प्रारंभ हुआ है। फर्स्ट टॉपिक आपकी है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, जिसमें प्रथम दृष्टया यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो एक एक शब्द से यहाँ पर प्रश्न आता है। यह जो समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास है, यहाँ पर लगभग 8 प्रश्न से लेकर के 10 प्रश्न तक आपसे पूछे जाएंगे। 8 से लेकर 10 प्रश्न आपको यहाँ से बनते हैं। और यहाँ पर जैसे ही एक सीक्वेंस वाइज हम आपको बताते जाएंगे, कहां पर कौन सा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को याद करने का उस पर तरीका क्या है, कैसे आप उसको आप याद कर लोगे, उस मेथड को भी हम बता देंगे। इस तरह से बेटा आप जो है इसकी तैयारी करेंगे और यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा ही जाएगा। तो जितनी भी ट्रिक है उस ट्रिक को भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, जो लोग हमारे यहाँ एडमिशन ले लिए हैं वह भी बिल्कुल इस टॉपिक को एवं समझने का प्रयास कीजिएगा। यह नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, आपके पास यह नोट्स पहुंच जाएगा। जितना लिख सकते हैं उतना लिखिएगा। यह और अगर जहां पर लिखने में आपको असमर्थ हो रहे हैं वहां पर समझने का बिल्कुल पूर्ण प्रयास कीजिएगा। वह नोट्स आपको जो मैटर आपको शाम तक आपके पास वो पहुंच जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं प्रश्नों पर। देखिए, किसी आती है कि यह जो समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास है, पहला प्रश्न तो आपसे यहीं से बन जाता है। एक एक टॉपिक को लेकर, एक एक बिंदु को लेकर के हम लोग चलेंगे तो हमारे प्रश्न कहीं से भी गलत नहीं होंगे। हम अपने विद्यार्थियों को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मानता है कि प्रथम दृष्टया कुछ नहीं आता है। में 0 से लेकर के जो हाई लेवल तक है वहां तक हम पूर्ण रूप से आपको पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बस आपके साथ, और एक भी प्रश्न आप गलत नहीं कर पाओगे। परीक्षा में सब प्रश्न आप सही करोगे। बस हमारी एक शर्त होती है कि प्रतिदिन कंटिन्यू क्लास के साथ जुड़ना। उतनी देर तक, जितने देर तक ये वीडियो चल रही है या क्लास में आप बैठे हो या जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि हमारे शरीर में 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक आत्मा तो शैलस्थ आत्मा है और दूसरी आत्मा एक मुक्त आत्मा है। यह जो हमारी मुक्त आत्मा है, उसी मुक्त आत्मा को कंट्रोल करना है, वह कहीं भटकने न पावे। जितने देर तक आप वीडियो को देख रहे हो उतने देर तक आप उसी पर कंसंट्रेशन बनाइए। इसके अलावा भी कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है, आप फोन करके भी आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मित्रों, प्रश्न यहीं से आपका बन जाता है कि समाजशास्त्र के संदर्भ में यह प्रश्न बनता है। एक एक पर देखिए तो बेसिक ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं कि समाजशास्त्र। देखिए, यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होता है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि समाजशास्त्र, ठीक, तो समाजशास्त्र आपको दे देगा क्वेश्चन, पता दे देगा कि यह प्रश्न आपको दे देगा, यह एक व्यक्तिनिष्ठ विज्ञान है। यह दे देगा यह एक व्यक्तिनिष्ठ विज्ञान है। व्यक्तिनिष्ठ विज्ञान है।
ऐसे देखिए अभी अभी हमने एक शब्द पाया है आया है समाजशास्त्र दे देगा प्लस समाजशास्त्र एक व्यक्तिगत विज्ञान है। सेकेंड जो विकल्प दे देगा एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। ठीक है। उसके बाद जो आपका तीसरा विकल्प है समाज का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन का प्रयत्न है। देखिए यहाँ पर समाज का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन का प्रयत्न है। ठीक। फोर्थ विकल्प आपको दे देगा विज्ञान नहीं है। ठीक। तो ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो सीधे सीधे चीज लगा देते हैं कि यह एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। बल्कि वास्तव में इसका सही आंसर क्या है? समाज का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन का प्रयत्न है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन का प्रयत्न है। ठीक। तो आप किसका लगाएंगे? थर्ड विकल्प पर कि समाज का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन का प्रयत्न ही समाजशास्त्र है। ठीक। अब देखिए अब जो है अब हम लोग आते हैं कि वास्तव में समाजशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं। एक एक बिंदु को एकदम क्रम वाइज पढ़ते हुए चलिए जिससे कि बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो समाजशास्त्र के संदर्भ में कहा जाता है कि सोसाइटी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी आर ऑफ सोशल फिनोमेना। मींस समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का विज्ञान है। प्रघटनाओं का विज्ञान है। प्रघटनाओं का विज्ञान है। ठीक। तो देखिए ध्यान पूर्वक यहाँ से समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का विज्ञान है। मीन्स सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोशल फिनोमेना। मीन्स समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का विज्ञान है। अब आपके साथ प्रश्न उठता होगा कि सर वह किन प्रघटनाओं का विज्ञान है? तो यह उन प्रघटनाओं का विज्ञान है जो एक मानव हम और आप अपनी क्रियाओं के द्वारा दूसरे मानव के आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह उन प्रघटनाओं का विज्ञान है। यहाँ तो देखिएगा समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोशल फिनोमेना। समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का विज्ञान। तो किन प्रघटनाओं का विज्ञान है? तो यह उन प्रघटनाओं का विज्ञान है जो एक मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा दूसरे मानव के आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। यह उन प्रघटनाओं का विज्ञान है। मित्रों अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हैं आपको ध्यान पूर्वक यहाँ देखना पड़ेगा। यह हम कुछ फिगर बना रहे हैं। फिगर को आप कहीं पर भी अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जैसे कभी भी हम एक त्रिभुज बनाएंगे तो आप समझ जाएगा समाजशास्त्र में यह त्रिभुज एक पुरुष का प्रतीक है। इसका प्रतीक है पुरुष का। अगर हम कहीं पर एक गोला बनाएंगे तो यह गोला एक महिला का प्रतीक है। महिला का। अगर इन दोनों के बीच में यदि सिंगल लाइन हम देते हैं, यह त्रिभुज है और ये गोला आपको जो हमने बनाया, अगर इन दोनों के बीच में यदि सिंगल लाइन है तो आपस में भाई एवं बहन है। बहन है। अगर इन दोनों के बीच में यदि हम डबल लाइन दे देते हैं, डबल लाइन ये देखिए ये आपस में पति एवं पत्नी है। अगर यहाँ पर हम ये इसको ऐसे ऊपर की तरफ अगर कर देते हैं और यहाँ एक त्रिभुज और एक या गोला बना देते हैं, यह भी आपस में
पति पत्नी है। अगर इनके बीच में हम नीचे की तरफ ऐसे इंडिकेशन कर देते हैं तो यह आपस में भाई एवं बहन है। ठीक, इतना कम से कम। फिर आगे और भी जितने भी फिगर है उस फिगर पर हम लोग पढ़ते जाएंगे और चर्चा करते जाएंगे। लेकिन इतने फिगर को आप ध्यानपूर्वक इसको नोट भी कर लीजिएगा और यह बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी समाजशास्त्र में, क्योंकि समाजशास्त्र में हम पक्षी तथा पेड़ पौधों का अध्ययन मित्रों नहीं करते हैं। हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं? मानव का अध्ययन करते हैं, इसलिए हम पुरुष का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने त्रिभुज, यहाँ पर बोला महिला, अगर इन दोनों के बीच में अगर सिंगल लाइन है तो आपस में भाई और बहन हुए, और यदि दोनों के बीच में डबल लाइन है तो ये आपस में पति और पत्नी हुए। ठीक, ऊपर की तरफ यदि हमने बना दिया इस एरो को ऐसे करके आपस में पति पत्नी हो गए, और नीचे की तरफ हमने कर दिया तो आपस में भाई और बहन हो गए। फिर इसके अलावा देखो, और देखिए अब यहाँ पे किसी का है, इसको अभी एक हमने चर्चा किया कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का विज्ञान है। यह किन प्रघटनाओं का विज्ञान है? तो यह उन प्रघटनाओं का विज्ञान है जो एक मानव अपने क्रियाओं के द्वारा दूसरे मानव के आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करता है, यह उसका विज्ञान है। अब इसी प्रकार से एक मानव, इस प्रकार से मानव दूसरे मानव के आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। यह देखिए हमने चित्र बनाया और यहाँ पर यह आपको एक गोला हो गया, डबल लाइन, और ये गोला हो गया इसका हुआ। ये आपस में पति और पत्नी है, ये आपस में पति और पत्नी है। ये हम व्यक्ति बाजार जाता है, यह हम व्यक्ति बाजार जाता है और बाजार से आपको दिखेगा यह ब्रेड, मक्खन और दूध यह अपने घर ले आता है। यह व्यक्ति बाजार जाता है और बाजार से ब्रेड, मक्खन और दूध अपने घर ले आता है और अपनी पत्नी को देता है कि तुम नाश्ता तैयार करो। इसकी पत्नी नाश्ता तैयार करती है, लेकिन ब्रेड को इतना सेक देती है कि यह ब्रेड जल जाता है। इस जले हुए ब्रेड पर मक्खन लगा करके यह अपने पति के पास ले जाती है। जैसा ही यह जला हुआ ब्रेड इसका पति देखता है, यह जला हुआ ब्रेड को इतना सेक देती है कि ब्रेड जल जाता है और उसी जले हुए ब्रेड पर मक्खन लगा करके यह अपने पति के पास ले जाती है। और जैसे ही यह जला हुआ ब्रेड इसका पति देखता है, अपनी पत्नी के ऊपर झल्ला जाता है, अर्थात पत्नी की क्रियाओं के द्वारा इसके पति के आचार एवं व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए एक की क्रिया के द्वारा दूसरे के आचार और व्यवहार में जो परिवर्तन हो गया, यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु समाहित हो जाता है। जब एक व्यक्ति की क्रिया के द्वारा दूसरे व्यक्ति के आचार एवं व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो वह समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत समाहित हो जाता है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे बैठ करके पूजा कर रहा है, लेकिन उसके पूजा करने से किसी दूसरे व्यक्ति के आचार एवं व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत समाहित नहीं होता है। समाजशास्त्र एक में फंडा है कि एक व्यक्ति की क्रियाओं के द्वारा यदि दूसरे व्यक्ति के आचार एवं व्यवहार में परिवर्तन हो जाए तभी वह समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत समाहित होता है। यह तो हमने आपको इसके अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र क्या है, उस पर भी हमने चर्चा किया कि समाजशास्त्र समाज का व्यक्ति समाजशास्त्र समाज का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन करने का एक प्रयत्न है। समाजशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो समाजशास्त्र में हम मानव के आचार एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किस आचार व्यवहार का अध्ययन करते हैं? तो हम उस आचार व्यवहार का अध्ययन करते हैं जो एक मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा दूसरे मानव के
आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करता है। ठीक है मित्रों, फिर अब हम लोग यहाँ पर या तो हमने समाजशास्त्र के संकेत में चर्चा किया। अब हम लोग मुख्य रूप से कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, इस पर फिर हम लोग लंबी चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह जो समाजशास्त्र का उद्भव और विकास आता है, तो एक एक बिंदु को इसमें यहाँ पर आपको नोट करके चलिएगा। प्रथम दृष्टिया हाँ, अब देखिए जो समाजशास्त्र का जो उद्भव विकास है, इसको जो है हम लोग प्रथम दृष्टिया चार चरणों में विभाजित करते हैं। तो पहला जो है आता है इसका प्रथम चरण। प्रथम चरण क्योंकि किसी होती है कि कोई भी बच्चा जो होता है वो अपने माँ के गर्भ से तुरंत पैदा नहीं हो जाता है। 1838 में समाजशास्त्र ने जन्म लिया, इसका मतलब नहीं है कि तुरंत 1838 में समाजशास्त्र जन्म ले लिया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बच्चा जो है अपने माँ के गर्भ से जब पैदा होता है तो उसके पूर्व तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसके बाद जाकर के बच्चा अपने माँ के गर्भ से पैदा होता है। यही चीज मुख्य रूप से समाजशास्त्र की। तो यहाँ पर आता है प्रथम दृष्टिया जो आपका है पहला चरण। तो ये आपका जो पहला चरण है, इस पहले चरण को हम मुख्य रूप से पहली सदी से लेकर के सदी से लेकर के 5वीं सदी तक, 5वीं सदी तक रखते हैं। देखिए इसको हम 4 चरणों में विभाजित करते हैं। कितने चरणों में? 4। एक एक चरण के विषय में आपको अध्ययन कीजिए। तो प्रथम दृष्टिया जो है यदि प्रथम चरण जिसका है और 1st सदी से लेकर के 5वीं सदी, इस समय जो मुख्य रूप से जो विचारक आते हैं, जिनके विचारों का हम अध्ययन करते हैं, उसमें मुख्य रूप से आपके हैं प्लेटो। 2 प्रमुख विचारक हैं जिनमें यूनान के एक है प्लेटो महोदय। ये दोनों विचारक यूनान के हैं। यूनान के 2 प्रमुख विचारक। ये पहली सदी की बात है, ध्यान को अध्ययन करके चलिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझ जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं से दिक्कत नहीं आएगी समाजशास्त्र में, क्योंकि आपको इंटरव्यू भी देना है आगे चल करके। अगर और यहाँ से प्रश्न खूब, इंटरव्यू में भी प्रश्न खूब उठाए जाते हैं, और जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, यह तो प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। तो देखिए जो पहली सदी से लेकर के जो 5वीं सदी तक की बात आती है, यहाँ पर यूनान के 2 प्रमुख विचारक हैं। एक जो विचारक मुख्य हैं और प्लेटो हैं, फिर उसके बाद जो दूसरे विचारक हैं वो अरस्तु है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर प्रथम में क्या आ गया? प्लेटो महोदय। और जो दूसरे विचारक हैं वो अरस्तु हैं। ये प्रथम चरण की चर्चा कर रहे हैं। प्लेटो महोदय की जो पुस्तक है द रिपब्लिक, अरस्तु महोदय की पुस्तक है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। ठीक, तो देखिए यह जो प्रमुख विचारक हैं यूनान के 2 प्रमुख, एक प्लेटो महोदय हैं और 2 अरस्तु महोदय हैं। तो इनकी पुस्तकों के माध्यम से हम जो हमारे यहाँ प्राचीन समय में जो तमाम प्रकार की समाज की समस्याएं हुआ करती थी, उसका हम अध्ययन करते हैं। और उस अध्ययन के फलस्वरूप हम यह पाते हैं कि पहली सदी से लेकर के जो 5वीं सदी तक की जो चर्चा होती है, तो इस समय जो मानव के आचार और व्यवहार को प्रभावित करने में यदि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का कोई निर्वहन कर रहा था, तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन धार्मिक क्रियाएं कर रही थी। धार्मिक क्रियाएं, ठीक है। तो इन पुस्तकों के माध्यम से जो हमें सहारा मिलता है कि एक मानव के आचार और व्यवहार को प्रभावित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन हो रहा था, उस महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन में जो है धार्मिक क्रियाएं जो है काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती थी।
इसमें जो है प्रथम चरण आता है। इस प्रथम चरण में जो मुख्य रूप से जो है इन पुस्तकों के सहारे समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत जो अपने अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग समाहित करते हैं, उसमें है प्रथम विषय है पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन, देखिए प्रथम चरण की बात है, जो यह पारिवारिक जीवन में लोग किस प्रकार से अपने कार्यों का क्रियान्वयन करते थे। फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ की जो रीति रिवाज थे, क्योंकि संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो संस्कृत सबसे महत्वपूर्ण होती है, में संस्कृत क्या है, रहन सहन खान पान वेशभूषा रीत रिवाज प्रथा परंपरा ज्ञान और विज्ञान, यह जो किसके अंतर्गत समाहित होता है, यह जो संस्कृत के अंतर्गत समाहित होता है। तो जो मानव का जो पारिवारिक जीवन किस प्रकार से क्रियान्वित हो रहा है, हमारे यहाँ रीति रिवाज किस प्रकार से क्रियान्वित हो रहे थे। फिर इसके बाद जो हमारे यहाँ स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की दशा, इसका हम अध्ययन करते हैं। जो यह प्रथम चरण है, स्त्रियों की दशा के साथ साथ जो अनेक प्रकार की अन्य भी समाज के सामने जो समस्याएं विद्यमान हुआ करती थी, जो मानव के आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करती थी, इसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। और वही बात जो हमने चर्चा किया आपको से, यहाँ पर पूर्व के जो भी क्रियाओं का क्रियान्वयन हो रहा था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका धार्मिक क्रियाएं क्रियान्वित करती थी। फिर उसके यह जो प्रथम चरण की चर्चा हुई, यह जो आपका प्रथम चरण, इसमें जो मुख्य रूप से विचारक आते हैं वो कौन आते हैं, प्लेटो। उसके बाद कौन से विचारक हैं, अरस्तु महोदय। इनकी पुस्तकों का अध्ययन करके, इनकी पुस्तकों के सहारे हम इस समय के वर्तमान से जो पांचवी सदी से लेकर के जो 5वीं सदी का जो स्वरूप होता है, जो मानव के आचार व्यवहार का अध्ययन करता है, अब यहाँ पर इसका अध्ययन करते हैं। पुनः आवाज बेटा किए जा रही है हमारी, किसी को अगर आवाज की दिक्कत हो तो बताएं भाई। अगर किसी को आवाज की तो कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेज देगा। अगर आवाज हमारी क्लियर ना हो रही हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख करके भेज देगा। ठीक, अब आपने देखा कि ये जो प्रथम चरण था, फिर उसके बाद बेटा अब यह जो मिस करने का तात्पर्य था धार्मिक क्रियाएं, अर्थात किसका स्वरूप में जाना था, धर्म का। अब उसके बाद अब हम लोग आते हैं द्वितीय चरण। हमको देखते जाइएगा जो इसकी चरण है। ठीक, द्वितीय आपका नेक्स्ट चरण है ठीक। अब देखिए अब जो आपका नेक्स्ट है क्या आपका आता है द्वितीय चरण। ये जो है अब यहाँ पर पहले तो आपका धर्म था, अब धर्म की जगह यहाँ स्थान जो ले लेता है यह दर्शन। अब यहाँ पर अधिकांश व्याख्याएं जो है वह दर्शन के आधार पर हुआ करने लगी। इसलिए जो चरण आपका है, इस चरण को हम यहाँ से पहला चरण था पहली सदी से लेकर के 5वीं सदी। अब जो दूसरा जो चरण आपका आता है, यह दूसरा चरण है 6वीं सदी से लेकर के 6वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक। ठीक, तो यह जो आपका जो द्वितीय चरण है वह द्वितीय चरण है 6वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी। इस समय जो मुख्य विचारक है वो आते हैं आपके दो लोग यहाँ पर भी हैं जिनके विचारों को हम संदर्भित करते हैं, जिनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। और दो विचारक हैं, एक महानुभाव है आर्क्यूनास और जो दूसरे विचारक हैं वो है दांते।
मीन्स कहने का तात्पर्य है कि अगर दूसरा जब चरण आता है तो धीरे धीरे एक स्वरूप यह होता है, यहाँ पर जो स्वरूप तय होता है समाज का, और समाज के स्वरूप में अब धन की जगह अब क्या आ गया आपका, दर्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दार्शनिक व्याख्याएं हुआ करने लगी। ठीक है, हाँ, लेकिन एक स्थिति यह होती थी कि जहां दर्शन असफल होता था, जो मानव के आचार व्यवहार का जो भी कुछ हम अध्ययन करते थे, अब हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में इनका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। और जहां पर यह दर्शन असफल होता था, वहां पर हम तुरंत जो है सहारा लेते थे क्या, धर्म का। ठीक, तो यह देखिए, यह आपका जो द्वितीय चरण था। प्रथम चरण में जो व्याख्याएं हुआ करती थी वह धर्म के परिप्रेक्ष्य में हुआ करती थी। लोगों के आचार और व्यवहार को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कौन करता था, तो धार्मिक क्रियाएं मानव के आचार एवं व्यवहार को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती थी। द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण को कब से लेते हैं, तो 6वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी। यहाँ धर्म की जगह स्थान कौन ले लेता है, यहाँ धर्म की जगह स्थान अब दर्शन ले लेता है। ठीक, लेकिन जहां दर्शन असफल होता था वहां पर हम धर्म का सहारा ले लेते थे। इस काल में प्रमुख विद्वान जिससे जो समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिससे हम लोगों ने अपना अध्ययन का परिपेक्ष एकत्रित किया, उसमें मुख्य रूप से कौन आते हैं, ये हैं आर्किवनाथ और दामचंद्र। तो देखा आपने, पहले धर्म था, धर्म की जगह दर्शन आया, और दर्शन के बाद फिर यह तीसरा चरण। यह तीसरे चरण की जो बात है, यहाँ देखिए, यहाँ से जो आपके प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। जो तृतीय चरण है, तृतीय चरण में इसका जो कार्यकाल आता है, जो मुख्य रूप से यह कार्यकाल जो होता है 15वीं सदी से यहाँ से 14वीं सदी तक आपने अध्ययन कर चुका। पहले से लेकर 5वीं तक प्रथम चरण, दूसरा चरण 6वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक, फिर उसके बाद जो तीसरा चरण का जो स्वरूप तय होता है वो 15वीं सदी से लेकर के यह 1838 के पूर्व तक, 1838 के पूर्व तक यह जो आपका तृतीय चरण है। इसी तृतीय चरण में ही इसी तृतीय चरण की काफी महत्वपूर्ण व्याख्या होती है और यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो आपका जो तृतीय चरण है, इसी तृतीय चरण में ही समाजशास्त्र अपनी मां के गर्भ में जो समाजशास्त्र है इसी तृतीय चरण में, क्योंकि यहाँ पर जो स्वरूप होता है, अब धीरे धीरे आपने देखा कि प्रथम जो इसके उद्भव का जो स्वरूप आपने देखा, धार्मिक क्रिया होती थी। धर्म की जगह कौन स्थान ले लिया, दर्शन ने स्थान ले लिया। अब जो तृतीय चरण आता है, इस तृतीय चरण में अब धर्म और दर्शन की जगह यहाँ का जो स्वरूप आ गया, अब वैज्ञानिक स्वरूप आ गया। अब जो स्वरूप कौन सा आ गया, वैज्ञानिक स्वरूप। आपको देखते जाएगा, प्रथम में धर्म से संबंधित व्याख्या हुआ करती थी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कौन करता था, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन धार्मिक क्रियाएं करती थी। दूसरी चरण आया तो धर्म की जगह स्थान किसने लिया, दर्शन ने स्थान ले लिया। तृतीय चरण जब आता है तो तृतीय चरण में धर्म और दर्शन की जगह स्थान अब कौन ले लेता है, तो धर्म और दर्शन की जगह जो स्थान है और वैज्ञानिक स्वरूप ले लेता है। ठीक, अब ये जो तृतीय चरण है, इस तृतीय चरण में ही मुख्य रूप से जो जितनी भी व्याख्या हुआ करती थी, जितनी भी व्याख्या हुआ करती थी, उस व्याख्या में वैज्ञानिकता के स्वरूप का दर्शन हुआ करता था। जैसे लिखे, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक, तो अब यह जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया, मुख्य रूप से आप कौन चर्चा पा जाते हो, हास, लाक एवं रूसो। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है कौन आते हैं, हास, लाक एवं रूसो हो जाएंगे।
अब ये स्थिति है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, समाज निरंतर परिवर्तनशील रहने वाली एक जटिल व्यवस्था है। यदि समाज निरंतर परिवर्तनशील रहने वाली एक जटिल व्यवस्था है और जो समाज का जो स्वरूप है, हमारे कार्यों का जो स्वरूप है, अगर यदि हम उसमें परिवर्तन अपने आप को नहीं करेंगे तो क्या हम समाज के साथ समन्वय स्थापित कर पाएंगे? देखिए, क्योंकि जो समाज क्या था, समाज कहां से बढ़ा, समाज की जो कंडीशन थी, प्रथम दृष्टया जो समाज का जो स्वरूप था वो आदिम अवस्था थी। आदिम के बाद आया एशियाई, एशियाई के बाद की जो स्थिति आई प्राचीन, प्राचीन के बाद की स्थिति आई सामंती, सामंती के बाद की स्थिति आई पूंजीवादी, पूंजीवादी के बाद की स्थिति आई उत्तर, जिसको आप औद्योगिक समाज कहते हैं। यही जो पूंजीवादी समाज है, इसी समाज को आप जो है औद्योगिक समाज कहते हैं। फिर उसके बाद उत्तर औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज के बाद प्रौद्योगिकी आ गई। अगर हम किसी अवस्था में रहें, चाहे किसी पढ़ने की अवस्था में रहें या इधर की अवस्था में रहें या इधर की अवस्था में आलसी कि हम अपना जीवन यापन करें, तो क्या हम समाज के साथ समन्वय स्थापित कर पाएंगे? तो समाज के साथ हम कभी भी समन्वय स्थापित नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमें और आपको अपने आचार और व्यवहार में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अपने विचारों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अपने रहन सहन एवं खान पान में भी परिवर्तन करने की व्यवस्था है। अगर व्यक्ति इसके साथ समन्वय स्थापित नहीं करता है तो कभी भी समाज के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात समाज के साथ अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाएगा। यह ठंड का मौसम हो गया है, यह ठंड का मौसम चल रहा है इस समय। हम कहें नहीं, जिस प्रकार मई और जून के महीने में एक शर्ट पहन करके हम बाहर टहलते थे, आज भी हम उसी प्रकार से टहलेंगे, क्या स्थिति होगी? ठंड लग जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम यह सोचें कि जो मई और जून के महीने में जिस प्रकार से एक शर्ट पहन करके हम बाहर टहलते थे, हम नहीं, अरे ठंड पड़े, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम स्वेटर नहीं पहनेंगे, हम जैकेट नहीं पहनेंगे, आज भी हम उसी स्वरूप में रहेंगे, शर्ट पहन करके बाहर जाएंगे टहलेंगे। तो इससे क्या होगी? इससे तो वही होगी, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन यदि हम समय के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए चलेंगे तो हमारे साथ किसी भी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होगी। ये देखिए, तो इस समय जो स्वरूप है था वह पूर्व पे जो स्वरूप किसके आधार पर समाज में व्याख्याएं हुआ करती थी, वैज्ञानिकता के आधार पर इस समय समाज में व्याख्याएं हुआ करती थी। इसमें आपने लिखा कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, इसको किसने किया? हार्ट्स, लार्क एवं रूसो। इसके अलावा थॉमस मोर ने गणित प्रश्न काफी पूछा गया है कई बार में। थॉमस मोर यह सब जो है 15वीं सदी से लेकर खासतौर से इसके पूर्व तक के जो समाजशास्त्री हैं इनकी व्याख्या है। यहाँ से प्रश्न को बनेगी, चीज को समझते हुए चलिए। थॉमस मोर, थॉमस मोर की पुस्तक है यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया। यह जो थॉमस मोर की पुस्तक यूटोपिया है, इस यूटोपिया पुस्तक में इन्होंने अनेक जो सामाजिक समस्याएं समाज में विद्यमान थी, जो मानव के आचार और व्यवहार को प्रभावित करती थी, इस पर यह चर्चा करते हैं थॉमस मोर। इससे भी समाज शास्त्र उद्भव विकास में काफी सहायता मिलती है। फिर देखिए, फिर उसके बाद आ जाते हैं मार्क्स महोदय। मार्क्स, ठीक है, इन्होंने जो समाज के सामने जो अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किया, इनका है जनसंख्या सिद्धांत और जनाधिक्य से संबंधित। जनसंख्या सिद्धांत, सिद्धांत और जनाधिक्य
से संबंधित। अब देखिए मार्क्सवाद का एक जनसंख्या सिद्धांत है, जनसंख्यात्मक सिद्धांत है, यहाँ से लिखो जो है, क्योंकि इस समय भी काफी जो है समाज में समस्याएं थी, और समस्या क्या थी? जनसंख्या का बढ़ता हुआ स्वरूप, जनसंख्या का बढ़ता हुआ स्वरूप। लोगों का विचार क्या था? लोगों का विचार किस विचार के आधार पर लोग कार्य कर रहे थे? लोग का विचार था कि ठीक है, धरती नहीं होगी तो आकाश क्या होगा। लोग जो है जिस विचार पर काम कर रहे थे कि धरती नहीं होगी तो आकाश क्या होगा, और सूरज नहीं होगा तो उजास क्या होगा, और यदि जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो देश का विकास क्या होगा। लोग इस सिद्धांत के आधार पर अपने कार्यों का क्रियान्वयन कर रहे थे। लेकिन अब वहां पर वैज्ञानिकता के स्वरूप का भी दर्शन होता है। अब वहां पर भी समझाने का प्रयास किया जाता है, मित्रों ठीक है, मित्रों ठीक है कि धरती नहीं होगी तो आकाश क्या होगा, और सूरज नहीं होगा तो उजास क्या होगा, लेकिन बढ़ेगी जनसंख्या तो खड़े ही रहेंगे सब, बढ़ेगी जनसंख्या तो खड़े ही रहेंगे सब, सोने और रहने का आवास क्या होगा। तो मित्रों, यह वैज्ञानिकता के जो स्वरूप का यह दर्शन होता है वो इसी चरण में होता है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इस विचार से आप हैं कि अगर जनसंख्या नहीं रहेगी तो विकास नहीं होगा, तो इस बात को भी सोचो आप कि बढ़ेगी जनसंख्या तो खड़े ही रहेंगे सब, सोने के लिए अवस्था नहीं मिलने वाला है, तो बढ़ेगी जनसंख्या तो खड़े ही रहेंगे सब, सोने और हाँ रहने का आवास क्या होगा। अब देखिए जो मार्क्स महोदय ने जो अपने समाजशास्त्री पैकेज में जो हम अध्ययन करते हैं, इन्होंने जनसंख्या के स्वरूप का जो जनाधिक से संबंधित जो इन्होंने एक अध्ययन प्रस्तुत किया वो है क्या, पढ़ाइए। अब देखिए इन्होंने कहा कि दो चीज पर इन्होंने जोर दिया। एक तो इसे दिया कि संसाधन, ये मार्क्स का है, इसको ध्यान से देखिएगा, संसाधन, यह जो हमारे यहाँ संसाधन है, संसाधन का जो स्वरूप है, ठीक है, संसाधन तो अग्रगति अनुपात में बढ़ रहा है, समयानुसार जो संसाधन जो बढ़ रहा है वह संसाधन का स्वरूप किस अनुपात में है, तो संसाधन कई बार पूछा गया है कि किस अनुपात में इन्होंने कैसे किया, इन्होंने संसाधन को अग्रगति अनुपात में तथा जनसंख्या को बीजगणितीय अनुपात में। इन्होंने कहा जो संसाधन है, संसाधन किस अनुपात में बढ़ रहा है, अग्रगति अनुपात में बढ़ रहा है, जनसंख्या जो किस अनुपात में बढ़ रही है, तो जनसंख्या जो है वह ज्यामितीय अनुपात में बढ़ रही है, गणितीय अनुपात में बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पर जो जनसंख्या का जो स्वरूप है वह जनसंख्या का स्वरूप इस अनुपात में बढ़ रहा है। इन्होंने कहा है संसाधन, तो यहाँ देखिए इधर कॉलम बढ़ाएंगे, एक संसाधन हो गया और दूसरा आपका हो गया जनसंख्या। ठीक, संसाधन ये किस अनुपात में है भाई, यह संसाधन आपका है अंकगणितीय, यह संसाधन आपका है अंक गणितीय। ठीक, और उसके बाद ये जो जनसंख्या है बीजगणितीय, ठीक है। और देखिए संसाधन कितनी है, संसाधन एक है, जनसंख्या क्या हुई, एक है, संसाधन दो आया, जनसंख्या 1 गुना 2, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है, गैस सिलेंडर है, एक हुआ, एक लोग को आ सकता है, कोई समस्या नहीं हुई, दो आया, यहाँ पर भी दो आ गया, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं हुई। अब देखिए समय कैसे परिवर्तित हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ 3 हुआ, यह 4 हो गया, यहाँ 4 हुआ, ये 8 हो गया, यहाँ 5 हुआ, यह 16 हो गया, यहाँ 6 हुआ, यह 32 हो गया, यहाँ 7 हुआ, यह 64 हो गया। जो बीजगणितीय अनुपात होते थे, संसाधन जो समाज के सामने जो उपलब्ध हो रहे हैं वह जो किस अनुपात में है,
1 2 3 4 5 6 7 समय अनुसार इनके बीच ही ऐसे हो रही है, इसका आप उपभोग करते हो। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। जब संख्या किस अनुपात में बढ़ रही है तो उसकी मांग करने वालों की, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है हमेशा, ये कैसे वाली गति अनुपात, 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8। अब इसी समय की 4 लोगों को आवश्यकता है किसी समाज की, उसकी मांग कितने की है, 8 लोग, काफी आवश्यकता है 8 लोग। अब जनसंख्या कितनी हो गई, 5। अब मांग कितने लोगों की हो जाती है, अब ये आपके मांग जो है वो 16 लोगों की हो जाती है। देखिए समस्या आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखिए यह में कितने लोग को है, संसाधन कितना है, 6। इसकी मांग कितने लोगों की हो गई, 32। या देखिए जनसंख्या संसाधन के अनुपात में बढ़ा 7, अब इसकी मांग कितनी हो गई, 64। ठीक है, अब जो है ये 8 हो गया, इसकी मांग कितनी हो गई, 128। मीन्स समान इतनी है, मांग कितने लोगों की है, आवश्यकता कितने लोगों की है, 128। तो करने का मुख्य से तात्पर्य है कि 8 लोगों को तो मिला, लेकिन 120 लोग जो ये संसाधन में 8 है, 8 ही है, तो कितने लोगों को मिलेगा, 8 ही लोगों को मिला, इसके ऊपर तो मिलेगा नहीं। ठीक है, ये जो 8 है आपकी, तो ये कितने लोगों को मिलेगा, ये 8 लोगों को मिला, लेकिन 120 लोग वंचित रह गए। इसका मतलब है कि अब 120 लोगों का आचार और व्यवहार प्रभावित हुआ कि नहीं। तो मार्क्स ने इस प्रकार से जो समाज में जो समस्याएं थी, उस समस्याओं को जनसंख्या सिद्धांत तथा जनाधिक्य के आधार पर इस समस्याओं को संभालने का प्रयास किया। ये देखिए ये था आपका मार्क्स का। फिर उसके बाद एडम स्मिथ आते हैं। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक। अब एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्यों पर विचार व्यक्त किया। आर्थिक, जो अभी हम कल इस पर चर्चा काफी करेंगे कि जो समाज शास्त्र के उद्भव विकास में जो मुख्य रूप से 2 क्रांतियां होती हैं, एक आपसे जो है वह यूरोप की क्रांति है और दूसरी जो है वह आपकी फ्रांस की, जो है आपकी यूरोप की, क्योंकि यहाँ से यूरोप की क्रांति से और फ्रांस की क्रांति जो है, इससे भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। उसकी चर्चा तो अभी हम लोग कल करेंगे कि किस प्रकार से यूरोप की क्रांति जो है वह समाज शास्त्र के उद्भव विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, और किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति ने जो है समाज शास्त्र के उद्भव विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन तो का जो आर्थिक मनुष्यों पर जो विचार है, इन्होंने कहा कि अब जो है समय आ गया और अर्थ की प्रधानता, क्योंकि किसी होती है कि आप अभी इसी संस्थान में या किसी संस्थान में आप एडमिशन लेने के लिए कहते हो, आपकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि हम पढ़ें, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। कोचिंग वाला एडमिशन लेगा, कोचिंग वाला एडमिशन नहीं लेगा। या आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, क्योंकि पहले का समय को दूसरा था, समय परिवर्तित हो गया। अब यह जो कार्यकाल है, जो समय आ गया, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो पहली सदी वाला बात चर्चा नहीं हो रही है। अब यह जो समय जो है वह 15वीं सदी से लेके 1838 के पूर्व की अवस्था, मतलब 15वीं सदी के बाद की अवस्था पर चर्चा हो रही है। इसमें जब स्मिथ ने कहा जब जो ये वर्तमान समय जो चल रहा है ये आर्थिक हो गया, अब जो है तो क्या हो गया है, अर्थ प्रधान विश्व कर रहा, अर्थ प्रधान, अर्थात अर्थ जो है यह मानव के आचार और व्यवहार को प्रभावित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तभी तो ये किसी टाइप जो संयुक्त परिवार थे, अब वो कहा किसमें परिवर्तित होने लगे, न्यूक्लियर फैमिली में परिवर्तित होने। इसके कारण अर्थ के कारण, ठीक है, एक ज्यादा कमाता है, एक कम कमाता है, उसको लगता है कि हम हमारा पैसा इनके ऊपर खर्च हो रहा है। अब क्या किया, तो इस प्रकार से जो मानव का जो आचार और व्यवहार है, उस मानव के आचार और व्यवहार को प्रभावित करने में अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इन्होंने कहा कि अर्थ भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
अब देखिए जो नेक्स्ट मुख्य रूप से आते हैं वह जो है हेरिंगटन। ठीक, हेरिंगटन महोदय ने भी हेरिंगटन महोदय ने भी इसी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर इसी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर इन्होंने भी अपना जो है व्याख्यान प्रस्तुत किया। इनके अनुसार जो है जो अनेक प्रकार की जो चर्चा पर चर्चा हमने लेते हैं, इन्होंने पूर्व पे जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक जो सिस्टम है, इस आर्थिक सिस्टम के आधार पर इन्होंने भी समझाने का प्रयास किया। यह भी जो है वह मानव के आचार और व्यवहार को प्रभावित। तो ये जो तमाम प्रकार के लेख हैं, जो तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं जिनका हम सहारा लेते हैं, तो समाजशास्त्र के उद्भव और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं समाजशास्त्री, वो है कंडोर सेठ। इसी समय के हैं, यही जो 15वीं सदी से लेकर के 1838 के पूर्व के भी हैं, जो समाजशास्त्र के उद्भव विकास में इनके लेखों के आधार पर भी और काफी सहायता मिलती है। जाते हैं कंडोर सेठ, इन्होंने एक सिद्धांत दिया सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए यह जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, ये जो महान भाव किसका है, यह जो कंडोर सेठ महोदय का है। इनके सिद्धांत के आधार पर भी हमें काफी बोध होता है जो समाजशास्त्र के उद्भव विकास में अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। फिर नेक्स्ट समाजशास्त्री आते हैं, ठीक है, यह जो है मॉन्टेस्क्यू। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू, इनकी जो पुस्तक है काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने एक भौगोलिक पर्यावरण के आधार पर जो समाज में जो भी व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत किया, इसके आधार पर भौगोलिक पर्यावरण, ठीक है, कहने का तात्पर्य है जो भौगोलिक पर्यावरण है। अब यहाँ पर जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य जब आप कैसे हो, तो वास्तविक स्वरूप है कि समाजशास्त्र के उद्भव विकास में जो भौगोलिक पर्यावरण है और भौगोलिक पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये तो आप लोग जानते हैं कि एक पर्यावरण, इसमें बार बार कहा जाता है एनवायरनमेंट, आपको किसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का जो विकास है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में वह किसके साथ होता है, किसके साथ बैठता है, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। लोग आते हैं इलाहाबाद तैयारी करने के लिए, लोग जाते हैं दिल्ली तैयारी करने के लिए, इसके लिए क्या है, पर्यावरण अपने अनुकूल स्थापित करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, एक देखिए वैज्ञानिक कोण से देखिए जो इन्होंने भौगोलिक पर्यावरण की चर्चा किया, अभी को ध्यान को देखते जाइएगा। एक इसीलिए है विज्ञान के रूप में इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या भौगोलिक पर्यावरण का क्या महत्व होता है। एक इसी है कि एक जो है आपने दो बाटल लिया, एक बाटल किसी है कि इसमें 1 लीटर पानी इसमें भी है और 1 लीटर पानी इसमें भी है। यह जो 1 लीटर पानी है, इस पानी का जो टेम्परेचर है वह 20 डिग्री सेल्सियस है। यह 1 लीटर पानी लिया, इसका जो है टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों बाटल का जो पानी है, इस पानी को आपने एक दूसरे बाटल में एकत्रित कर दिया, अब ये 2 लीटर हो गया। अब देखिए अब यहाँ का यह 2 लीटर हो गया। अब जब 2 लीटर ये पानी हो गया, अब यदि आप इसका टेम्परेचर जब आप नोट करते हो इस पानी का, तो आप देखते हो कि यह पानी का जो टेम्परेचर है और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। इस कहने का तात्पर्य है कि जो 20 डिग्री सेल्सियस वाला था यह बढ़ गया,
40 डिग्री सेल्सियस वाला था यह बढ़ गया, और ये 60 डिग्री सेल्सियस वाला था ये कम हो गया। इसलिए उन्होंने कहा कि हमेशा जो है एक व्यक्ति को जो प्रयास करना चाहिए, एक जो पर्यावरण निर्मित करना चाहिए, अपने रहन सहन का जो पर्यावरण, वह रहन सहन का जो पर्यावरण है वो अपने से उच्च पर्यावरण को निर्मित करना चाहिए। अर्थात अपने से जो ज्यादा ज्ञान वाले लोग हों, अपने से जो ज्यादा उच्च लोग हों, अच्छे आचार और विचार के लोग हों, यदि हम उनके साथ रहते हैं तो उन्हीं के अनुरूप हमारे भी विचार धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए चले जाते हैं। तो इनका कहने वो आचार व्यवहार की चर्चा करते हैं जो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करते हैं। यदि अमुक व्यक्ति जो है वो अपने से उच्च आचार वाले व्यक्ति के साथ रहता है, ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति के साथ है जो उसका रहन सहन है, जिनकी जो मानसिकता उच्च विचार की है, जो उसके साथ उठता बैठता सोता खाता पीता रहता है, तो उन व्यक्ति के विचार में भी काफी परिवर्तन हो जाते हैं। यह जो है यह बात कितने कही, यह बात कर लो शेख महोदय। फिर उसके बाद जो है आते हैं आपके बीको। यह भी इसी कहते हैं, इनसे भी जो है समाज शास्त्र उद्भव विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया इन्होंने भी। इनके जो पुस्तक है मुख्य रूप से द न्यू साइंस, द न्यू साइंस, ठीक, यहाँ पर इन्होंने सामाजिक शक्तियों के संदर्भ में, ये जो सामाजिक शक्तियां हैं, इस सामाजिक शक्तियों के संदर्भ में इन्होंने उद्देश्य को व्याख्या प्रस्तुत की। यह जो सामाजिक शक्तियों के देखिए यहाँ पर सामाजिक शक्तियों के संदर्भ में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या? यह बीको महोदय, जो समाज शास्त्र के उद्भव विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो यह देखिए, यह जो आपका जो चरण था, यह पूरा का पूरा जो चरण है वह जो है तृतीय चरण। अब हम लोग आते हैं लास्ट चरण, जिसका जो चौथा चरण है। ठीक, अब देखिए अब जो है चतुर्थ चरण, यह जो आपका जो चतुर्थ चरण है, यह चतुर्थ चरण मुख्य रूप से जो है यह समाज शास्त्र का जो अगस्त्य महोदय हैं 1798 से लेकर के 1857, 1798 से लेकर के 1857। हाँ, एक और भी ध्यान रखिएगा, जो तिथि चरण है, और तिथि चरण में ही एक कंडीशन यह होती है, किसी तिथि चरण में ही समाज शास्त्र अपने माँ के गर्भ में पड़ता है। ठीक है, पूरा जो इसका जो स्वरूप होता है वह जो किस चरण में होता है, तिथि चरण। प्रथम चरण जो भी व्याख्या हुआ करती थी, जो हम सहारा लिए वहां पर अरस्तु और प्लेटो के पुस्तकों के माध्यम से, वहां पर हमें धार्मिक स्थितियों के स्वरूप का दर्शन होता है। जो द्वितीय चरण आया, इस द्वितीय चरण में धर्म की जगह यह दर्शन स्थान ले लेता है। और जो तृतीय चरण है, यहाँ पर पूर्व रूप में जितनी भी व्याख्याएं हुआ करती थी वह पूरी की पूरी अभी वैज्ञानिकता का स्वरूप यहाँ पर आ गया। और जो आपका चतुर्थ चरण है, इस चतुर्थ चरण को हम 1798 से लेकर के 1857 के जो चरण है, इस 1857 के चरण को हम चतुर्थ चरण कहते हैं। और इन्हीं पर वास्तव में यही पर जो चतुर्थ चरण है, इसी चतुर्थ चरण में ही समाज शास्त्र के वास्तविक जो है वैज्ञानिक जो समाज शास्त्र का जो है जो वैज्ञानिक स्वरूप का जो विकास होता है, यही पर हमें इसका दर्शन होता है। तो समाज शास्त्र के
वैज्ञानिक अवस्था, यह जो पूर्व की जो है यह अवस्था जो आ जाती है वह समाजशास्त्र की वैज्ञानिक अवस्था होती है। और यही पर जाकर के 1838 में 138 में जो है समाजशास्त्र जन्म। लेकिन अभी भी जो कल विचार आएगा फिर उस पर हम लोग काफी चर्चा करेंगे कि वह कैसे जो है समाजशास्त्र 1838 में जन्म लिया। तो अभी तो हमने इसके विकास की आपको अवस्था बताई है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। यही प्रजातंत्र की वास्तविक जो दर्शन का हमें होता है ये इसी चरण में जाकर के स्वरूप का हमें समाजशास्त्र के स्वरूप का दर्शन होता है। ठीक है, तो अब जो है कल भी जो हम लोग की क्लास होगी वह क्लास में अभी भी उद्भव विकास ही चलेगा, क्योंकि उद्भव विकास से भी काफी प्रश्न आता है कि कहा जाता है कि समाज विज्ञानों में नवीनतम, समाज विज्ञानों में नवीनतम समाज के आविर्भाव के मूल में 18वीं सदी की जो दो क्रांतियां होती हैं, एक जो यूरोप की क्रांति है और दूसरी जो फ्रांस की क्रांति है, इस यूरोप की क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति ने समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो कल फिर हम लोग जो है यहाँ पर इस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन क्रांतियों ने भी समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। धन्यवाद। बेटा फिर 7 बजे 7:15 के आसपास फिर हम लोग जो है